बीजेपी को यहां वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे वो 8 अक्टूबर को साबित होगा। लेकिन उनके उम्मीदवार से कम मैं एक सवाल तो पूछूं कि खुदा मुझे ये बताए ना, आपकी तंजीम में आपकी क्या औकात है? बीजेपी आपको किस नजरिए से देखती है? बीजेपी और बीजेपी की क़यादत में आपके लिए कितनी इज्जत है? क्योंकि जिस जमात के लिए आप वोट मांग रहे हो, अगर उस जमात में आपके लिए इज्जत नहीं है तो इन वोटरों के लिए इज्जत कहां से पैदा होगी? ये वो बीजेपी है जो आज आप मुसलमानों से वोट तो जरूर मांगेगी, लेकिन उस बीजेपी को हिंदुस्तान के 140 करोड़ मुसलमानों में एक भी काबिल ऐसा मुसलमान नहीं दिखा जिसको वो मरकज की हुकूमत में वजीर बना सके। तो वोट किस उम्मीद से? जिस हुकूमत में हमारी नुमाइंदगी ही नहीं है, जिस हुकूमत में हमारी आवाज नहीं है, जिस हुकूमत में 140 करोड़ मुसलमानों को नजरअंदाज किया हुआ है, आज उनको उस जमात का झंडा यहां दिखाते हुए शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्योंकि जिस जमात से वो मरकज की हुकूमत में एक भी वजीर अपने लिए हासिल नहीं कर सके, उस जमात को यहां एक भी वोट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो पहले, अब क्योंकि कैंपेन को 2 ही दिन रह गए हैं, मैं चाहता हूं कि बीजेपी का उम्मीदवार जरा यहां लोगों को कहे कि ना उस काबिना में हमारा मिनिस्टर कहां है। यह पहली मर्तबा है आजादी के बाद कि दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत हो मरकज की जिसमें मुसलमान को जगह ही नहीं मिली। फिर वो तंजीमें हैं जो उन फिरका परस्त ताकतों की मदद करने के लिए मैदान में उतर आए हैं। उनमें वो आजाद उम्मीदवार भी हैं जो आपके वोटों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं। उनमें से बदकिस्मती से हमारे ही अलायंस पार्टनर कांग्रेस का एक, जो इस बात से खुश नहीं था कि अलायंस के दौरान ये सीट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को आई, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा। अब झूठ और गलतफहमी के बुनियाद पर वो वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अगर कांग्रेस ने उसको मैंडेट देना होता, आज पानीहाल की तरह, बारामूला की तरह, ये बाकी जहां जहां हमारे वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हैं, यहां पे भी फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होता। फिर अगर यहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं पीरजादा सैयद साहब और बाकी, उन्होंने ये तय किया है कि यहां वोट अगर पड़ेंगे तो चौधरी जफरुल्लाह साहब को पड़ेंगे और किसी को। और ये लोग जो उतरे हैं मैदान में सिर्फ और सिर्फ आपके वोटों को तकसीम करने के लिए आए हैं। और तकसीम होता हुआ वोट हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हम आज भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अब्दुल रहीम राफर साहब ने अपनी तकरीर में उस दौर का जिक्र किया। हम भूले नहीं 2014 के इंतखाबात। उस वक्त मैं मानता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन कमजोर थी, लोगों को हमारे तय नाराजगी थी, ये मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं। लेकिन उस वक्त अल्लाह मगफिरत करे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, उन्होंने भी लोगों को धोखे में रखने के अलावा कुछ खास किया नहीं। वोट अगर मांगे तो एक ही नारे पे मांगे। कहा अगर बीजेपी को रोकना है तो पीडीपी को जितवाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए उसने वोट मांगे। 28 सीटें मिली उस वक्त।
पीडीपी को, और वो 28 की 28 सीटें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने बीजेपी की गोद में डाल के रख दी है। इस बात के बावजूद कि उस वक्त दोस्ती का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बढ़ाया था, हमने उस वक्त मुफ्ती साहब से गुजारिश की थी, कहा मुफ्ती साहब जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो ये जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह साबित होगा, मत करिए। आप इन बीजेपी वालों को लाओगे, यहां तबाही और बर्बादी होगी। हमें ना चेयरमैन चाहिए, ना एलएलसी चाहिए, ना राज्यसभा चाहिए, ना मिनिस्टर चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बीजेपी को बाहर रखो। नहीं माना उन्होंने, कि उन्होंने बीजेपी के साथ अकॉर्ड लाया उनको। जब वो वफात पा गए, उसके बाद भी मौका था उनकी बेटी को, महबूबा मुफ्ती साहिबा को, कि वो बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ के एक नई हुकूमत यहां कायम करती। नहीं किया, पता नहीं क्या कमजोरी थी उनको, लेकिन दोबारा बीजेपी को यहां लाया और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 2014 में जब हमने वोट मांगे असेंबली के लिए, उस वक्त हमारी अपनी रियासत थी, अपना झंडा था, अपना आईन, अपनी पहचान, वजूद, वकार। आज इन चीजों में से कुछ नहीं है हमारे पास। हमें सिफर से शुरू करके लड़ के वो वापस हासिल करना है जो हमसे छीना गया, जो हमसे लिया गया है, और वो इंशाअल्लाह हम मिलके करेंगे। लेकिन वो लंबी लड़ाई है। रियासत का दर्जा तो हम इनसे वापस ले लेंगे और दस्ती ले लेंगे। जो बाकी लड़ाई है उसमें हमें वक्त लगेगा। लेकिन उस लड़ाई के लिए हम आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप अपने रोजमर्रा के मसलों को इसी तरह रखें। रोज की परेशानियां, यहां नौजवानों की बेरोजगारी है, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। पिछले 8-10 साल सरकारी मुलाजमत शायद ही किसी को मिली। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारी मुश्तरका हुकूमत आई तो हम पहले महीनों के अंदर अंदर यहाँ 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमत लगाएंगे। हम इन दूर दराज, आपको याद होगा, इन दूर दराज इलाकों में हम मौके पे डीजी को भेजते थे हेलीकॉप्टर के जरिए। वहां कैंप लगता था, डायरेक्ट डीजी की भर्ती होती थी। अगर कद बराबर, छाती बराबर, तो डीजी साहब मौके पे दस्तखत करके पुलिस में नौजवानों को दाखिल करते थे। 10 साल से ये सिलसिला रुका हुआ है। इंशाअल्लाह जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत को यहां से कामयाब करोगे, हम दोबारा डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करेंगे। इसी तरह टूरिज्म की बात हुई, सही कहा जफर साहब ने, टूरिस्ट तो आए लेकिन उसका फायदा आपको नहीं पहुंचा। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत के बाद अगर टूरिज्म का किसी को फायदा मिलेगा तो यहाँ के बाशिंदों को मिलेगा और किसी को नहीं। बिजली के निजाम को देखें, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां बिजली को लेकर लोग शिकायत नहीं करते हैं। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट और बिजली का बिल आसमान पे। मेरे दौरे हुकूमत में जब पीरजादा सैयद साहब और मैं मिलकर यहाँ हुकूमत कर रहे थे, 200, 250, 300 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल नहीं होता था। आज देहात के इलाकों में कम से कम महीने का फीस 1650 रुपए। आमदनी आपकी 1500 होगी, लेकिन 1650 रुपए का आपको बिजली का बिल मिलेगा। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि आप लोग जिनके लिए ये बिजली का फीस जो है बर्दाश्त नहीं होता, हम आपको महीने के 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इसी के साथ साथ पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब वजीर आजम साहब ने एक स्कीम के तहत यहाँ गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा ले लो, क्योंकि नहीं तो आप लकड़ी जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप गोबर जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है।
जलाओ, आप गैस का चूल्हा जलाओ और इस पे खाना बनाओ। लेकिन वजीर आजम साहब उस वक्त ये बताना भूल गए कि चूल्हे के साथ गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और वो नहीं दिया। आज गैस की सिलेंडर की कीमत इतनी है कि अक्सर बेशतर लोगों ने उस गैस के चूल्हे पे कपड़ा चढ़ा के उसको सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया, जला नहीं पाते हैं उसको। हमने अपने मंशूर में अपनी माओ बहनों से वादा किया है कि जिन घरों में उस गैस चूल्हे को जलाने की ताकत नहीं है, इंशाल्लाह हम उनको साल में 12 मुफ्त गैस के सिलेंडर फराहम करेंगे। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना जिसपे पकाने के लिए कुछ ना हो। और इन लोगों ने हमारे राशन का क्या हाल किया वो हमारे सामने है। मेरे दौरे हुकूमत में मिट्टी का तेल आपको राशन डिपो से मिलता था, चीनी आपको राशन डिपो से मिलता था, राशन का स्केल इतना होता था कि उस राशन से आपका गुजारा होता था। आज ना आपको चीनी मिलती है, ना मिट्टी का तेल मिलता है, और राशन का स्केल 5 किलो पे उतार के उन्होंने हमें फाका कशी के चीज पे डाला हुआ है। 5 किलो तो कागजी है, शायद ही आपको 3 या 4 किलो से ज्यादा मिलता होगा। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत बनी, हम राशन डिपो के जरिए दोबारा आपको मिट्टी का तेल और चीनी फराहम करेंगे और राशन के स्केल को भी बढ़ाएंगे। इसी तरह मेरे गुजर बकरवाल भाई, वजीर आजम साहब आपकी तकरीर में जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आप लोगों का होना चाहिए था। पूछिए, जब वजीर आजम साहब तकरीर करते हैं तो आपके इस फॉरेस्ट राइट एक्ट का जिक्र क्यों नहीं होता? क्यों आपको इस हक से महरूम रखा गया है? इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत आई तो हम आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पर पहला हक देना शुरू करेंगे। इसी तरह हमारी दरियाएं, हमारे पहाड़, जहां से हम पत्थर तोड़ के निकालते थे, जहां से हम रेत खोद के निकालते थे, आज उन पे भी हमारा हक नहीं। ठेकेदार भी बाहर से आता है, वो अपना मजदूर भी बाहर से लाता है। एक वक्त ऐसा था हम एक ट्रक रेत जो है 5 या 6 हजार रुपए में खरीदते थे, आज 15 से 16 हजार रुपए एक ट्रक रेत की कीमत हो गई है, क्योंकि ठेकेदार इन्होंने बाहर से लाए। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनी तो इन पहाड़ों पे, इन दरियाओं पे, इनसे रेत और पत्थर निकालने का पहला हक आपको होगा, बाहर वालों को नहीं। इसी तरह बहुत सी और बातें हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर, तालीम की बात करें। आखिरकार अगर हम रोजगार चाहते हैं, अगर हम बाकी मुल्क के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, बिना तालीम के ये हो नहीं पाएगा। और हमें विरासत में अगर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुछ दिया था तो बच्चियों को मुफ्त तालीम का निजाम था। उस मुफ्त तालीम को इन लोगों ने पिछले 8-10 साल में बिल्कुल खोखला किया है। हम अपने मंशूर में वादाबंद हैं कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हम बच्चियों को दोबारा मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज तकसीम ना होने दें, कमजोर ना होने दें, हम अपने वोटों का बंटवारा ना होने दें। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, अभी भी 3 दिन है वोट तक, 18 तारीख को वोट पड़ने हैं। मैं चाहता हूं कि आज और 18 के दरमियान आप मेरी बातों पे गौर करें। हमारे जो मुखालिफ हैं उनकी बातों पे गौर करिए, हमारे वादे जो हैं उनके वादों के साथ उनका मुकाबला करें। उन्होंने इससे पहले क्या किया और आज किस चीज की बात कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ क्या किया और आज किस चीज की बात कर रहे हैं। और इन सब चीजों को तोलने के बाद, इन सब चीजों का जायजा लेने के बाद आप ये तय करिए कि आपकी नुमाइंदगी अगले 5 साल के लिए बेहतर तरीके से कौन कर सकता है।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।